हेलो गाइस, आई एम मेघा। वेलकम टू माय चैनल अंडर द मेपल स्काई। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कनाडा इमिग्रेशन 2026। कनाडा इमिग्रेशन ने अनाउंस कर दिए हैं अपने बहुत ही मेजर अपडेट्स फॉर 2026। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। सिंस बहुत सारे अपडेट्स हैं तो वी विल टॉक अबाउट इट इन डिफरेंट वीडियोस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के मेजर चेंजेस के बारे में, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स के लिए क्या स्पेशल पाथवेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आज हम फोकस करेंगे 2026 में वर्क परमिट अपडेट्स पर, क्योंकि ये चेंजेस डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे उन लोगों को जो अभी करंटली वर्क परमिट पर हैं या फिर जो लोग एल लगाने का सोच रहे हैं। टॉकिंग अबाउट एल और वर्क परमिट का जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि अब वर्क परमिट इतना इजी नहीं रह गया जैसे पहले रहता था। यहाँ पे इन्होंने वर्क परमिट के ऊपर काफ़ी एक कैप लगा दिया है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे टेम्प्रेरी जो रेजिडेंट्स हैं उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके कर कर क्या है, हाउसिंग की शॉर्टेज आई है। और आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पता ही है यहाँ पर हॉस्पिटल्स का कितना बुरा हाल है। वेटिंग लिस्ट, नो फैमिली डॉक्टर्स, ये बहुत ही बुरा है। तो इस सब से को कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि वर्क परमिट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट में जो मिस यूज़ हो रहा था ओवर द ईयर्स, उसको भी काफ़ी क्लोजली स्क्रूटनाइज करना स्टार्ट कर दिया अब गवर्नमेंट ने। इसलिए एल पे भी अब काफ़ी कैप लगा दिया उन्होंने। 2026 में कनेडियन गवर्नमेंट ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर्स पहले ही डिफ़ाइन कर दिए हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हेल्थ केयर, जिसको काफ़ी सेफ़र माना जा रहा है, जिसमें कि आपकी नर्सेस, PSWs, टेक्नीशियंस या डॉक्टर्स आते हैं। कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, स्किल लेबर है, एग्रीकल्चर और फूड की प्रोसेसिंग के लोग हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो स्किल लेबर है, और जो स्टेम के हैं वो भी लिमिटेड रोल्स हैं। अगर आप होम केयर वर्कर्स और डे केयर वर्कर्स के बारे में बात करो, उन पे भी काफ़ी कैप लगा दिया गया। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बट जस्ट टू लेट यू नो कि इसमें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, पर ये प्रायोरिटी सेक्टर्स ही गवर्नमेंट ने अप्रोच किए हैं एज प्रायोरिटी सेक्टर्स। अगर आप इनमें से किसी सेक्टर में हो तो अभी भी आपकी वर्क परमिट पे काफ़ी अच्छी डिमांड है। पर अगर आप इन सेक्टर्स में नहीं हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। अब अगर हम एक रियलिटी चेक यहाँ पर लें और एक एक्चुअल में बात करें, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड कौन सी लेबर क्लास होगी या कौन से कैटेगरी के लोग होंगे। इसमें जो लो वेज वर्कर्स हैं, फास्ट फूड चेन्स में काम करने वाले लोग हैं, या फिर कोई ऐसी जनरलाइज जॉब करते हैं जो कोई स्पेशलाइजेशन के अंडर नहीं आती, उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इसका कारण इसलिए ये है कि एल का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था, एज आई टोल्ड यू बिफोर। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर और ऐसा कह सकते हो कि काफ़ी स्ट्रेस आ गया गोइंग फॉरवर्ड। अब गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि वो आपका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करेंगे। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा एज एन एम्प्लॉयर कि आपको वो एल क्यों देनी पड़ रही है, क्या उस पर्टिकुलर जॉब की एक्चुअल में डिमांड है या शॉर्टेज है। देन टॉकिंग अबाउट, आपका चेक होगा कि आप क्या कंप्लाइंस के अंडर आ रहे हैं, क्या आप कुछ मिसयूज़ तो नहीं कर रहे। अगर आपने इनमें से किसी भी चीज़ को मिसयूज़ किया है तो वो ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं उस एम्प्लॉयर को। तो अभी वही बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मॉनिटर होने लग पड़ी हैं, गवर्नमेंट इसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि एल और वर्क परमिट अब बहुत ही ज़्यादा स्क्रूटनाइज होने लग पड़ी हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप कह लो या फिर एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी कनाडा में बैठा या इंडिया में बैठा ये बोल रहा है कि एल मिल जाएगी, तो प्लीज़ अपना पैसा मत फंसाएं वहाँ पर। आप प्लीज़ अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें। कैनेडियन वेबसाइट canada.ca पे जाकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें, खुद से चेकआउट करें कि क्या आपकी जो जॉब है वो एक्चुअली शॉर्टेज में है कि नहीं, एल मिलने के चांसेस कितने होंगे। अब अगर मैं रियल इम्पैक्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ, एक रियल लाइफ सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिए कि दो लोग हैं। एक है जो कि रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, वो अंदर एक वर्क परमिट पे है। उसके चांसेस ऑफ रिन्यूअल बहुत ही कम रहेंगे, जस्ट बिकॉज वो एक बहुत ही बेसिक जॉब स्ट्रक्चर के अंडर आता है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है उसमें। दूसरा इंसान है जो कि कंस्ट्रक्शन के अंडर है और उसका भी वर्क परमिट रिन्यूअल आने वाला है।
उसके जो रिन्यूअल के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज़ वो जो ऐसी जॉब है जिसकी मार्केट में अभी भी उतनी ही डिमांड है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा अपडेट आया है वर्क परमिट्स के रिलेटेड, कि अभी ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होते जो कि पहले हो जाते थे। अब आपको एवरी टाइम ऑफ रिन्यूअल ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो जॉब है या आपका जो प्रोफेशन है वो अभी भी उतनी ही रिक्वायरमेंट के अंडर है कि नहीं। आप जिस प्रोविंस में वो जॉब कर रहे हो उस वहाँ पर आपकी जॉब कितनी रिक्वायर्ड है, ये अगर आप सारी रिक्वायरमेंट से मीट नहीं करोगे तो आपके रिन्यूअल के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जिस भी जॉब में वर्क परमिट का अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वो ऐसी जॉब होनी चाहिए जो कि मार्केट रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैलिड हो। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कि आप अपना जो भी जिस भी प्रोविंस में करंटली हो वहाँ की जॉब मार्केट को अंडरस्टैंड करें। जो भी प्रायोरिटी लिस्ट में जॉब्स आती हैं उसी के साथ आप आगे बढ़ें। अगर इसके लिए आपको कोई स्किल अपग्रेड करना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है जिससे आपको लगता है कि आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो सकता है या आपके वर्क परमिट में आपको हेल्प मिल सकता है, और अगर आपको थोड़ा सा पाथ भी डाइवर्ज करना पड़ता है तो प्लीज़ डू। इसके साथ ही हम एक और अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के ऊपर है। जैसे मैंने वर्क परमिट के ऊपर बताया कि अभी कैप लग गया, उसी तरह से ये स्पाउसल ओपन वर्क परमिट पे भी कैप लगा है। पहले क्या था कि कोई भी स्टूडेंट वीज़ा पे आता था या फिर वर्क परमिट पे आता था, उसका स्पाउस एलिजिबल होता था ये ओपन वर्क परमिट लेने के लिए। पर अब गवर्नमेंट ने इस पे कैप लगा दिया। ओनली इफ़ अगर आप लॉन्ग टर्म जो कोर्सेज़ लेकर यहाँ पर आ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं और आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ लेकर आ रहे हैं, जैसे कि आपने पीएचडी के स्टूडेंट हो आप, या फिर आप कोई मास्टर्स डिग्री लेकर आ रहे हो, तभी आपका स्पाउस एलिजिबल होगा टू अप्लाई फॉर ओपन वर्क परमिट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं वर्क परमिट की बात करूँ, अगर आप क्लोज वर्क परमिट पे आ रहे हैं, आपका स्पाउस तभी एलिजिबल होगा अगर आपकी ऑक्यूपेशन टियर 0 या टियर 1 में है। टियर 2 के कुछ ही ऑक्यूपेशंस उस लिस्ट में एलिजिबल रहेंगे। टॉकिंग अबाउट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अगर इनमें कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके जो स्पाउस होंगे वो एलिजिबल नहीं रहेंगे वर्क परमिट के लिए। स्पेशली जो लोग 2 ईयर के कोर्सेज लेकर आते थे प्राइवेट कॉलेजेस में, अब वो केसेस एलिजिबल नहीं रहे। तो ये गवर्नमेंट ने ये भी इसीलिए किया कि वर्क परमिट पे कुछ एक कैप लगे। गवर्नमेंट की अगर माने तो वो कहते हैं कि स्टूडेंट राउट जो था उसके थ्रू काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर माइग्रेट कर रही थी। तो 2023 से ना काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है जो कि ये स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में है। 2023 तक मैंने देखा था अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट आप कह लो सारी ही जो एप्लीकेशंस होती थी वो अप्रूव हो जाती थी। ये आफ्टर 2023 एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है, और स्टार्टिंग 2026 तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली ये चीज़ कह दी है कि अब स्पाउसल ओपन वर्क परमिट सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल है। तो अब जब भी कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी पर्टिकुलर फ़ाइल को स्टडी करेगा, वो काफ़ी चीज़ों को गो थ्रू करेगा कि आपका जो यहाँ पे जॉब है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर आप कोई आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर ही आपके स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज डिस्कस किया वर्क परमिट के बारे में और स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पीआर प्रोग्राम के बारे में थ्रू एक्सप्रेस एंट्री एंड पीएनपी के बारे में, और कैसे डॉक्टर्स की नई स्ट्रीम इंट्रोड्यूस हुई है। अ, अभी और भी बहुत सारे अपडेट्स आए हैं 2026 में जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।